हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एनपीओ। आज हम शुरू करेंगे बच्चों एक एंटायरली नया कॉन्सेप्ट। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे एनपीओ के एक वन ऑफ द मेन एडजस्टमेंट्स में से एक टॉपिक है। इसका नाम है सब्सक्रिप्शन इनकम। यानी कि आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट, उसमें आपको ये निकालना सिखाएंगे कि किस प्रकार से जो एनपीओ वालों की सबसे बड़ी एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, वो अपने मेंबर से मंथली सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। तो उस मंथली सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने की बहुत सारी वेरियस वेरियस बातें होती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकालना है और उसमें नई हेडिंग डालनी है सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम को समझने के लिए बच्चों हमें पहले कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ करना पड़ेगा। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो बच्चों आपके साथ डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनवा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप ऐसा समझें कि ये एक फाइनेंशियल ईयर है, पूरा एक वर्ष। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है, पूरा एक वर्ष। और ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है, पूरा एक वर्ष। इसमें इस साल को मैं कह रहा हूं करंट ईयर। तो इससे एक साल पहले वाले को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और इससे एक साल आगे वाले साल को हम कहेंगे फ्यूचर ईयर। अब पॉइंट ये होता है बच्चों कि हम जब सवाल को सॉल्व करते हैं या हम जब अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि करंट ईयर की, यानी कि इस साल की हमारी इनकम क्या है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इज, हम आपको ये निकालना सिखाएंगे कि करंट ईयर की हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम क्या होगी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों मान लेते हैं ये हमारा एनपीओ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और एनपीओ अपने मेंबर्स से कहती है कि आप हमें हर महीने कुछ ना कुछ फीस दे दीजिए, है ना, तभी ये एनपीओ चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा बिना पैसों के। तो मान लेते हैं एनपीओ के 500 मेंबर्स हैं कुल मिलाकर, और एनपीओ ने कहा कि हमें हर व्यक्ति 100 रुपए पर मंथ फीस देता रहे। तो ये हर व्यक्ति जो 100 रुपए पर मंथ फीस देगा, इसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज सब्सक्रिप्शन बेसिकली। अब लेकिन इस सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने के लिए मुझे आपके साथ पहले 4 छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो पहले तो आप एक छोटा सा डायग्राम अपने समझने के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ये बना लीजिए। तो हम हमेशा डायग्राम जब बनाएंगे आपके साथ, तो ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर, मतलब पिछला साल। ये होगा हमारा करंट ईयर, यानी कि अभी करंट जो चल रहा है वो वाला साल। और ये होगा हमारा भविष्य का, यानी फ्यूचर ईयर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि अभी आप क्लास 12th में हैं, तो दिस इज योर करंट ईयर बेसिकली। एक साल पहले आप क्लास 11th में थे, तो दिस इज योर प्रीवियस ईयर बेसिकली। और अगले साल आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो दिस इज योर फ्यूचर ईयर बेसिकली। तो आप इस नज़रिए से काम करना कि जब भी डायग्राम पर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, तो दिस विल बी योर करंट ईयर, उससे पहले प्रीवियस ईयर, और उससे आगे फ्यूचर ईयर। और हमारा मेन पर्पस होगा कि एनपीओ की सब्सक्रिप्शन इनकम इस साल की क्या है, हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दिस इज आवर मेन मोटो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में ड्यू लिख लो एट बिगनिंग। इसे अंडरलाइन करना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या इसको ड्यू लिख सकते हैं हम एट बिगनिंग। ठीक है, हम इसे समझते हैं पहले कि ये क्या कहना चाहता है। तो बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल से आपको कहानी समझाते हैं। पहले मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्लास 11th में, यानी कि प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना मैं आपका एक कॉन्सेप्ट पहले ही डेवलप करा चुका हूँ कि ये हमारा पुराना साल है, ये हमारा करंट ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा फ्यूचर ईयर है जो अगले साल होगा।
तो हुआ क्या बच्चों कि मैंने क्लास 11th में 3 बच्चों को पढ़ाया, मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया और इन तीनों की फीस थी 1000 रुपये महीना, इन तीनों की फीस थी 1000 रुपये महीने की। तो जब मैंने इनसे कहा लाओ अपनी फीस दो 11th में, तो इसने तो अपनी फीस दे दी मुझे पिछले साल। मैंने इससे भी कहा लाओ अपनी फीस दो, इसने भी मुझे अपनी फीस दे दी पिछले साल। लेकिन जो ये तीसरा बच्चा है, इससे जब मैंने कहा कि लाओ अपनी फीस मुझे दे दो, तो इसने मना कर दिया। इसने कहा कि सर अभी मैं दे दूंगा, लेकिन इसने दी नहीं। फिर मैं इससे मांगता रहा, मैंने कहा दे दो अपनी फीस, इसने दी नहीं और 11th क्लास खत्म हो गई। ये लो खत्म। तो इस बच्चे ने मुझे पिछले साल पैसे नहीं दिए। तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं, बड़े ध्यान से सुनना, ये 1000 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे बट मुझे मिले नहीं पिछले साल। तो मैं ऐसा हिंदी में लिख दूं कि ये 1000 रुपये मिलने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर में ब्रैकेट क्लोज, बट मिले नहीं। तो ये 1000 रुपये मुझे पिछले साल मिलने चाहिए थे बट मिले नहीं। तो जब मेरा अब ये नया साल शुरू होगा, ये नया साल शुरू होगा, यानी कि अब क्लास 12th की बिगनिंग हो रही है। बिगनिंग का मतलब होता है हमेशा करंट ईयर की बात हो रही है बच्चों। बिगनिंग का मतलब होता है कि हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो अब करंट ईयर जो है वो बिगिन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मैं बिगनिंग में खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों बच्चों मुझे 1000 रुपये मिलने चाहिए थे बट मिले नहीं हैं। तो इसी कहानी को अब एनपीओ और एनपीओ के सब्सक्रिप्शन में रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं अपनी जगह बना लेता हूं एनपीओ वालों को, मुझे आप रिप्लेस कर दो एनपीओ से, और इन बच्चों को आप रिप्लेस कर दो एनपीओ के मेंबर्स से। तो ये मेंबर ने एनपीओ को सब्सक्रिप्शन दे दी, ये मेंबर ने भी एनपीओ को सब्सक्रिप्शन दे दी, लेकिन ये मेंबर ने एनपीओ को सब्सक्रिप्शन का पैसा पिछले साल नहीं दिया। ये टालता रहा, ये कह रहा है चलो दे दूंगा जी, दे दूंगा जी, दे दूंगा, लेकिन इसने अभी तक दिए नहीं है। ये देखो यहां तक अभी तक इसने दिए नहीं है। तो व्हाट आई विल से, मैं इस 1000 रुपए को क्या कहूंगा, या एनपीओ इस 1000 रुपए को क्या कहेगी, एनपीओ कहेगी दिस इज आवर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। कब है, बिगनिंग में है। कब है, बिगनिंग में है। बिगनिंग का मतलब हो गया साहब कि ये पिछले साल तक उसने दिए नहीं थे। तो अभी जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि बिगनिंग में 1000 रुपये मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी मुझे 1000 रुपये मिलने चाहिए थे बट मुझे अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से आप जिसको बचपन में कहते थे ना एक्रूड इनकम, कि पैसा मिलना तो चाहिए बट आपको अभी तक मिला नहीं है, ये वो है। ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग का मतलब ये होता है बच्चों। तो आप एक तो ये डायग्राम बनाकर ये लिख लेना, और इसके दो इंटरप्रिटेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो आपके मन में बसे होने चाहिए। कि कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली एक्रूड इनकम, और उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपके मन में बसा होना चाहिए वो ये कि एक्रूड इनकम वैसे तो आपने बचपन में पढ़ रखी है कि हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो दिस इज एन एसेट बेसिकली फॉर अस, ये हमारे लिए एक एसेट है ना भाई। आपको एक्रूड इनकम जो होती है वो क्या होती है, एसेट होती है ना, कि पैसा मिलना चाहिए था बट आपको अभी तक मिला नहीं है। तो इस 1000 रुपये को कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। तो बिगनिंग का मतलब है इस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं जहां मैं हाथ का निशान बना रहा हूं, यानी करंट ईयर की शुरुआत होते ही हम कह रहे हैं कि हमें अभी तक 1000 रुपये नहीं मिले हैं। तो दिस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग। अब इसके बाद नंबर टू डालनी है हेडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ब्रैकेट में बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग। तो सर इसका क्या मतलब है सर, आइए जी।
क्लास 11th, क्लास 12th और ये फ्यूचर ईयर। ठीक है, वही सेम कहानी। अब फिर से वही कहानी, पहले मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्लास 11th के अंदर मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया था। इसकी भी फीस थी 1000 रुपये, इसने मुझे पैसे दे दिए। इसकी भी फीस थी 1000 रुपये, इसने मुझे पैसे दे दिए। इस बच्चे की कहानी बड़े ध्यान से सुनना। ये बच्चा मेरे पास आया, ये बच्चा कह रहा है सर। मैंने कहा हाँ। कह रहा है सर ये लो 11th की फीस। मैंने कहा ठीक है बेटा। कह रहा है सर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ आपसे, और मैं अभी ही, आज ही, ये देखो 11th में पढ़ रहा है अभी ये, और इसने 11th में ही कह दिया कि सर मैं आपको 12th की फीस भी अभी से देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी से क्यों दे रहे हो? कह रहा है नहीं सर मुझे तो अभी देनी है। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी क्यों दे रहे हो? कह रहा है नहीं सर मैं आज ही दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा। तो इसने मुझे 12th के 1500 रुपये की फीस भी दे दी, 11th में पढ़ते पढ़ते ही दे दी। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है दे दी तो दे दी। यानी कि ये जो उसने 1500 रुपये मुझे दिए क्लास 11th के अंदर, ये टेक्निकली 11th की फीस नहीं दी, ये उसने मुझे क्लास 12th की ही फीस दे दी है। तो ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं। और फिर सबके एग्जाम हो गए 11th के, सब बच्चे पास हो गए। अब ये हो गया मेरा करंट ईयर शुरू। अब हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ बिगनिंग में। ठीक है, अभी हम बिगनिंग की ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं बता रहा हूँ बच्चों, मुझे 1500 रुपये एक बच्चे ने एडवांस में दिए हैं। ये 1500 रुपये इसने मुझे एडवांस में ही दिए हैं। क्लास 12th की फीस ऑलरेडी मेरे पास एक बच्चे की तो पहले से ही आ रखी है। अब इस कॉन्सेप्ट में एनपीओ को रिप्लेस कर देते हैं। मेरी जगह आप समझ लो ये एनपीओ है, और ये बच्चों की जगह समझ लो ये मेंबर है। तो इस मेंबर ने अपनी पिछले साल की फीस दे दी, इस मेंबर ने भी अपनी पिछले साल की फीस दे दी, लेकिन इस मेंबर ने पिछले साल की तो दे ही दी खैर, और साथ ही साथ इसने अगले साल यानी कि मुझे इस करंट ईयर वाली फीस भी पहले ही दे दी थी। तो आज एनपीओ वाला इस बिगनिंग में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां मेरा हाथ का निशान है, क्या बोलेगा ये एनपीओ वाला कि मेरे पास 1500 रुपये जो इनकम है या जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे पहले से ही एडवांस में मिला हुआ है। यही बोलेगा ना। अभी तो क्लास 12th शुरू भी नहीं हुई, अभी तो मैंने बच्चों पढ़ाना शुरू भी नहीं करा, और मेरी जेब में 1500 रुपये रखे हुए हैं क्लास 12th की फीस के। समझ रहे हो आप? इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि अभी तो मैंने क्लास 12th की क्लासेस लेना भी स्टार्ट नहीं करा, और मेरी जेब में पहले से ही 1500 रुपये एक बच्चे की फीस आ रखी है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलूँगा, या एनपीओ वाला क्या बोलेगा कि 1500 रुपये सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में ही मिल चुका है ना, ये बोलेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का, और बिगिनिंग का मतलब है इस पॉइंट ऑफ टाइम की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम की। तो ये आप बना लो डायग्राम। और अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है, एक तरह से इसको हम बचपन में अनअर्न्ड इनकम कहा करते थे। यानी आपको पैसे तो मिल गए, लेकिन जल्दी मिल गए, एडवांस में मिल गए, है ना। आप कहते थे ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको अनअर्न्ड इनकम मानते हैं, या मानते गए हैं। लेकिन जो बड़ा कॉन्सेप्ट समझना है आपको बादल में, वो ये कि कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है वो क्या होती है, आपने पढ़ भी रखा है बचपन में, लायबिलिटी। तो ये लिख लेना बादल के अंदर, ताकि बात आगे समझ आ जाए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग। अब इसके बाद नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक स्टार लगा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 तो फिर भी सिंपल है। थर्ड का नाम है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट वर्ड को ब्लॉक भी कर लेना। तो सर इसका मतलब क्या है? आइए तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो फिर से वही सेम कहानी, ये है क्लास 11th प्रीवियस ईयर, ये है क्लास 12th करंट ईयर, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन। ठीक है सर। तो
क्लास 11th में मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, इसने मुझे 1000 रुपये फ़ीस दे दी। फिर मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, इसने भी मुझे 1000 रुपये फ़ीस दे दी। फिर मैंने इस बच्चे को जब पढ़ाया तो इस बच्चे से मैंने कहा लाओ भाई अपने पैसे दे दो, तो इसने कहा सर दे देंगे, अभी तो बहुत समय है। मैंने कहा दे दो भाई दे दो, अब तो मार्च आ गया, 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। कह रहा सर दे देंगे। तो इसने खैर अभी तक मेरे को पैसे नहीं दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो आप सीख चुके कि अगर मैं बिगिनिंग की बात करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक 1000 रुपये नहीं मिले हैं, हालांकि मिल जाने चाहिए थे। खैर चलो कोई बात नहीं। अब क्लास 12th शुरू हो गई मेरे पास। अब क्लास 12th में भी मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और मान लेते हैं क्लास 12th में अब एक नया एडमिशन और आ गया, बाकी ये 3 बच्चे जो थे ये तो हैं ही हैं। अब क्लास 12th की मेरी फ़ीस है 1500 रुपये। तो मैंने इससे कहा लाओ अपने 1500 रुपये दे दो, तो इसने 1500 रुपये दे दिए। मैंने इससे कहा लाओ 1500 रुपये दे दो, तो इसने भी अपने 1500 रुपये दे दिए। मैंने इससे कहा लाओ अपने 1500 रुपये दे दो, तो इसने भी अपने 1500 रुपये दे दिए। और ये वही मान लेते हैं, वही बच्चा है बदमाश वाला। ठीक है, हो सकता है कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट ये है मैंने इस बच्चे से पैसे मांगे। मैंने कहा लाओ बेटा अपनी 12th की फ़ीस दे दो, तो ये कह रहा है सर दे देंगे, अभी जल्दी किस बात की है। तो इसने भी 1500 नहीं दिए। मैं मांग रहा हूँ, मैंने कहा दिसंबर आ गया बेटा, जनवरी आ गया, अब तो बोर्ड्स ख़त्म हो गए, लाओ दे दो। इसने नहीं दिए, तो इसने मुझे 12th की फ़ीस नहीं दी। तो कहानी समझ रहे हो आप, यहाँ तक पहुँच गई। अब हम यहाँ खड़े हैं एट द एंड, का मतलब है अब हम करंट ईयर के बिल्कुल अंत में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं। मैं कहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो अब मैं आपको क्या बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं आपको क्या बात बताऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों बच्चों क्या आपको ये पता है, आप कहोगे सर बताओ क्या, कि मुझे क्लास 12th में एक बच्चे ने 1500 रुपये की फ़ीस नहीं दी। आप कहोगे अच्छा सर। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो 11th क्लास का बच्चा था, ये जो 11th क्लास का बच्चा था, इसने भी अभी तक भी 1000 रुपये जो हैं 11th के वो भी नहीं दिए। मतलब कि मैं ये मान रहा हूँ कि इस बच्चे ने क्लास 11th के जो 1000 रुपये की फ़ीस नहीं दी, वो अभी तक भी नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। मैं मांगता रह गया, इसने नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। ये 12th में भी पढ़ रहा है, देखो ये वही बच्चा अब 12th में भी आ गया, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। और इससे मैं 12th की फ़ीस भी मांग रहा हूँ, मान लो 1500 कि लाओ बेटा 12th की फ़ीस दे दो, तो ये मुझे 12th की भी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। इमेजिन करो, थोड़ी देर ऐसा इमेजिन करके देखो कि मान लो, हाइपोथेटिकली सोच लो, आप वो बच्चे हो, आप मेरे यहाँ क्लास 11 से पढ़ रहे हो, आपने मुझे अभी तक क्लास 11th के 1000 रुपये फ़ीस नहीं दी, और आपने पूरे साल मेरे से 12th भी पढ़ ली, और आपने अभी तक 1500 रुपये मुझे 12th की फ़ीस भी नहीं दी। ऐसा इमेजिन करो मन में ज़रा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, मैंने कहा यार एक बच्चा है, उसके अभी तक क्लास 11th के 1000 रुपये तक अभी तक मेरे पास फ़ीस नहीं आई, और क्लास 12th की भी 1500 रुपये की फ़ीस नहीं आई। तो मेरा दोस्त पूछ रहा है अच्छा तुम्हें अभी तक फ़ीस नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ हाँ। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़े ध्यान से सोचो और देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपने दोस्त को पता है क्या बोलूँगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि यार मुझे अभी तक 2500 रुपये की फ़ीस जो है ना नहीं मिली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 2500 मुझे मिलने तो चाहिए थे, पर अभी तक मिले नहीं है। ये वैसे मिलने तो मुझे चाहिए ना भाई, ये 1000 तो मुझे 11th के मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। ये 1500 मुझे 12th के मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे 2500 रुपये मिलने तो चाहिए थे, बट अभी तक नहीं मिले। तो इसको हम कह देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। एट द एंड वर्ड जो है इसीलिए रेलिवेंट हैं कि ये 2500 रुपये में एंड वाले पॉइंट ऑफ टाइम की बात बता रहा हूँ कि ये मुझे अभी तक भी नहीं मिले हैं। एट द एंड मतलब साल खत्म हो गया, 12th क्लास भी खत्म हो गई, और मुझे अभी तक 2500 रुपये नहीं मिले हैं। 1000 रुपये क्लास 11th के अभी तक नहीं मिले,
और 1500 रुपए क्लास 12th के अभी तक नहीं मिले, ये मतलब है। ठीक है ना। तो अब इसके कॉन्सेप्ट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेम चीज एनपीओ वालों के साथ भी होती है। अब आप इसमें बस रिप्लेस करके सोचो, मेरी जगह मान लो एनपीओ है और कई बार कोई मेंबर अपनी फीस नहीं देता, उसने पिछले साल फीस नहीं दी और अभी तक नहीं दी, मतलब ये ढीठ है। ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? ढीठ व्यक्ति है, ये दे ही नहीं रहा पैसे। और इस व्यक्ति ने, या मान लेते किसी और व्यक्ति ने, उससे मैटर नहीं करता, हालांकि इसने अभी तक अपने 1500 जो इस साल की फीस है वो भी नहीं दी। तो कई बार इस तरह के कुछ ढीठ व्यक्ति होते हैं जो पैसा लटका के रखते हैं, एनपीओ वालों को पैसा देते नहीं है, वो ऐसा मेंबर होता है, उनका सब्सक्रिप्शन देते नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनपीओ क्या बोलेगा कि ये सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना तो चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं है, तो इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। एंड का मतलब होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एंड का मतलब होता है कि करंट ईयर जब खत्म हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पर करंट ईयर खत्म होने के इस पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं एट द एंड। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 2500। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज गौर करना बड़े ध्यान से। इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड के मेरे एग्जाम्पल में दो कंपोनेंट्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना, दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है 1000 रुपए। इस 1000 रुपए को मैं कह सकता हूं, इस 1000 रुपए को मैं कह सकता हूं कि ये प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन हैं, लेकिन अभी तक स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ऐसा कह सकता हूं ना अंग्रेजी में कि भाई ये 1000 रुपए प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है लेकिन स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी तक नहीं मिला। और दूसरा कंपोनेंट ये 1500, इस 1500 को मैं कह सकता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर। यानी खाली क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो खाली क्लास 12th के जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1500 रुपए, यानी करंट ईयर के लिए 1500 रुपए ही मेरे आउटस्टैंडिंग है। तो एट द एंड के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है कभी कभी दो कंपोनेंट्स हों। तो आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है। दोबारा ध्यान से सुनना कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये देख रहा हूं कि मेरे कितने रुपए अभी तक मुझे नहीं मिले। सिंपल, ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ये पेन रख दिया मैंने, मैं यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूं कि मुझे कितने रुपए नहीं मिले। तो भाई खुद सोचो आप, मुझे 1000 रुपए ये भी अभी तक नहीं मिले और मुझे 1500 रुपए ये भी अभी तक नहीं मिले, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे 2500 रुपए नहीं मिले, यही तो बोलूंगा ना। और इसके दो कंपोनेंट्स क्या हो गए? 1000 रुपए तो पिछले साल के अभी तक नहीं मिले, तो उसको अंग्रेजी में लिख दिया प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। और एक 1500 रुपए मुझे इसी साल के नहीं मिले, तो उसको अंग्रेजी में क्या लिख दिया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो ये थोड़ा सा अंग्रेजी भी लिख लेना, क्योंकि फॉर द करंट ईयर या एट द एंड थोड़ा सा मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेन चीज है कि कहानी को समझ के कॉन्सेप्ट को पकड़ना कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है, कि आप यहां पर खड़े हो और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये देख रहे हो कि आपको कितने रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बाकी बादल में लिख लो, अब तो खैर पहले भी लिख चुके। तो अगर हमें पैसा मिलना तो चाहिए बट मिला नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? हमारी एक्रूड इनकम है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर 3 आप अच्छे से नोट करके डायग्राम बना के प्रॉपरली सारी चीजों को मेंशन कर लेना। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसके बाद नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ब्रैकेट में एट एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, तो सर ये क्या है? आइए जी, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है।
क्लास 11th, क्लास 12th और ये आपका भविष्य अगला साल ग्रेजुएशन। तो अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। तो बच्चों जी क्लास 12th में हमारे पास 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने इससे कहा लाओ 12th की फ़ीस दे दो 1500, इसने दे दी। मैंने इससे कहा लाओ 12th की फ़ीस दे दो 1500, इसने दे दी। मैंने इससे कहा लाओ 12th की फ़ीस दे दो 1500, इसने दे दी। अब ये बच्चा कह रहा है सर 12th की फ़ीस ले लो 1500, और ये मेरे से बड़ा प्रभावित हुआ, कह रहा है सर मैं आपको ग्रेजुएशन की फ़ीस भी आज ही देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं 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 मत दो, अभी से क्यों दे रहे हो? कह रहा नहीं सर मुझे तो ग्रेजुएशन की फ़ीस आज ही देनी है। मैंने कहा फिर भी अभी से क्या फ़ायदा, बाद में दे देना। कह रहा नहीं सर मैं तो ग्रेजुएशन के पैसे भी आज ही दूंगा। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करे। तो उसने मुझे ग्रेजुएशन की 2000 रुपए की फ़ीस भी 12th क्लास में ही पढ़ते पढ़ते दे दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ठीक है, 12th क्लास ख़त्म हो गई और ये कहानी ख़त्म हो गई। तो ये आ गया हमारा एट द एंड वाला टाइम पीरियड। ठीक है, एट द एंड का मतलब क्या है कि करंट ईयर की समाप्ति है ना, 12th क्लास की समाप्ति यहाँ पर हो गई। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे खड़े होके मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि मुझे 2000 रुपये मिले हैं। यही बोलूँगा ना, 2000 रुपये मुझे मिले हैं। और कैसे मिले हैं? एडवांस में मिले हैं, यही बोलूँगा ना। बस यहाँ पर समय जो है वो एट द एंड का हो गया, क्योंकि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? मैं करंट ईयर के एंड पर खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरी जेब में अभी 2000 रुपये हैं और वो 2000 रुपये तो मुझे एडवांस में मिले हैं। मतलब ग्रेजुएशन की मैंने अभी तक क्लासें भी शुरू नहीं करी और अभी से मेरे पास 2000 रुपये पहले से जेब में आ चुके हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? 2000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, ये बोलूँगा। तो बस मेरी जगह आप एनपीओ को रिप्लेस कर लो और बाकी कहानी तो सेम ही है। ये मेंबर्स हो गए। तो कई बार मेंबर फ्यूचर के पैसे भी हमको इसी साल एडवांस में दे देता है, तो इसको हम कहते हैं 2000 रुपये को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बाकी आपको कॉन्सेप्ट लिखवाई दिया कि ये अनअर्न्ड इनकम होती है। तो अनअर्न्ड इनकम का मतलब हो गया लायबिलिटी। तो बस ये आप बना लो, छोटा सा पॉइंट है। तो 4 बेसिक बातें जो हैं पहले मुझे वो लिखवानी थी। तो दिस इज योर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो बच्चों 4 चीजें तो हमने अब सीख ली अलग अलग। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बना भी लेना डायग्राम। और अब मैं धीरे धीरे अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। तो मेरे पास 3 तरीके हैं वैसे तो आपको सिखाने के, कि डायरेक्टली मैं सिखा दूं, लेकिन उनमें से 2 तरीके जो हैं वो थोड़ा सा रटने वाले हो जाते हैं। तो पहले इसीलिए मैं फर्स्ट तरीका अपना रहा हूं आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने की। फिर उसके बाद मैं रिमेनिंग 2 तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमें एग्जाम में फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब स्टोरी सुनते हैं बच्चों। कहानी वहीं से शुरू होती है, क्लास 11th, क्लास 12th और हमारा फ्यूचर ईयर ग्रेजुएशन। अब करंट ईयर जो है यानी कि क्लास 12th, हमें मतलब होता है कि मेरी इस साल की इनकम कितनी है या मेरी इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने एक पिक्चराइजेशन करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, फुल कंसंट्रेशन से। एक बच्चा क्लास 11th में ये पढ़ता है, एक बच्चा क्लास 11th में ये पढ़ता है, एक बच्चा क्लास 11th में ये पढ़ता है। ठीक है जी, 3 बच्चे मान लेते हैं क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। मैंने इस बच्चे से कहा कि तुम अपने क्लास 11th के पैसे दे दो, इसने दे दिए। मैंने इस बच्चे से कहा कि तुम अपने क्लास 11th के पैसे दे दो, तो इसने दे दिए। और बड़े ध्यान से सुनना, ये बच्चा कह रहा था सर मैं आपसे प्रभावित हूं, तो इसने क्लास 12th के पैसे यानी क्लास 12th की भी फीस मुझे अभी से पहले से दे दी। ये लो जी 1500 रुपये मैं लिख रहा हूं, यहां दे दिए। ठीक है, उसके बाद है ये तीसरा बच्चा। इससे मैंने कहा कि भाई लाओ मेरे 1000 रुपये 11th की फीस दे दो, इसने मुझे नहीं दी। मैं इससे मांगता रहा, इसने मुझे नहीं दी और ये साल खत्म हो गया। ठीक है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ये है मेरा बिगनिंग वाला पॉइंट ऑफ टाइम जो हमने सीखा था।
अब अगर मैं बिगनिंग वाले पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं और इतनी स्टोरी का अगर एनालिसिस आपके साथ करूं, तो दो बातें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े होके मैं चीख चीख के कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? कि बिगनिंग में, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे 1,000 रुपए मिलने तो चाहिए थे बट अभी तक मिले नहीं हैं, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए। और मैं चिल्ला चिल्ला के ये भी कह सकता हूं कि उस बिगनिंग वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है लेकिन एडवांस मिला है 1,500 रुपए। यानी जिस बच्चे ने मुझे क्लास 12th की फीस पहले से ही 11th में दे दी थी, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा होके चिल्ला सकता हूँ कि ये दो बातें बच्चों मेरे साथ हो रही हैं। एंड आई होप कि आप सब इससे अब रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बातें हमने समझ ली थी। खैर, क्लास 12th में आते हैं। क्लास 12th में मान लेते हैं हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्लास 12th के जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की कुछ कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बच्चा है, मैं ऐसा करता हूँ इसके सींग बना देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ये बच्चा यही बच्चा है, सेम बच्चा है। अब जिसने 11th में 1,000 रुपए नहीं दिए थे, उसने कहा था मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो आम तौर पर यह माना जाता है कि वो जब यहाँ 12th में आता है तो वो अपने 1,000 रुपए हमें दे देता है, ऐसा हम मान लेते हैं। नहीं मानते तो मैं लिख रहा हूँ कि उसने हमें 1,000 रुपए दे दिए। तो जो 1,000 रुपए उसने हमें पिछले साल नहीं दिए थे, वो उसने बच्चे ने मुझे 12th में आके दे दिए। हो जाता है ना कई बार कि आप 11th में देना भूल गए थे, फिर जब नए सेशन में आप पढ़ने आए 12th में, तो आपने कहा सर ये पिछले साल के ना 1,000 रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ, वो मैं पिछली बार दे नहीं पाया था, तो मैं अब आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, बाकी 1,500 रुपए तो इसने 12th की फीस दे ही दी। इसके बाद ये दूसरा बच्चा जो है, इसको मैं मान लेता हूँ, ये बॉक्स बना देता हूँ। ये वही बॉक्स वाला बच्चा है, यानी ये वाला बच्चा जिसने मुझे 1,500 रुपए 12th की फीस पहले से ही दे दी थी। तो बड़े ध्यान से देखना, क्या मैं इस दूसरे बच्चे से अब पैसे मांगूंगा, या मांगूंगा भी तो क्या ये मुझे फीस देगा? ये बॉक्स वाला बच्चा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या ये पैसे देगा? ये बोलेगा सर मैंने तो आपको 11th में ही 12th की फीस दे दी थी, तो ये अब मुझे पैसे नहीं देगा। और जाहिर सी बात है, देने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं देगा। उसके बाद मुझे इसने भी पैसे दे दिए, इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, मैं टिक लगा रहा हूं, लेकिन इसने नहीं दिए और इसने नहीं दिए। मान लेते हैं इन दोनों ने मुझे 1,500 रुपए नहीं दिए। मैं भी इनसे पैसे मांग रहा हूं, भाई दे दो फीस, दे दो फीस, दे दो, इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, और इसने, ध्यान से सुनना इसकी कहानी, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसने 12th के भी दे दिए। और ये इतना प्रभावित है, ये तो कह रहा है सर मैं तो आपको ग्रेजुएशन के पैसे भी आज ही दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, तो लाओ दे दो फिर। तो इसने मुझे ग्रेजुएशन के 2,000 रुपए भी आज ही दे दिए। तो ठीक है। उसके बाद बस समय बीतता रहा और ये 12th क्लास मेरी खत्म हो गई। तो यानी कि मैं अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़ा हूं और मैं कह सकता हूं कि मैं अब एंड में आ गया, यानी कि करंट ईयर की समाप्ति हो गई है। और करंट ईयर की समाप्ति पर मैं अब दो चीज़ें और चिल्ला चिल्ला के अब लिख सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम की। अगर मैं बात करूँ आज, बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरा करंट ईयर है, बड़े ध्यान से डायग्राम देखना। तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले तो, भाई इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, इन दोनों ने मुझे फीस नहीं दी। देखो क्रॉस लगा हुआ है ना, इन दोनों ने मुझे फीस नहीं दी। तो 1,500 इसने नहीं दिए, 1,500 इसने नहीं दिए, बाकी ये दे चुका, ये दे चुका, ये बाकी तो सब दे ही चुके। इन दोनों ने मुझे फीस नहीं दी। और जो ये सींग वाला बच्चा था जिसने 11th में नहीं दी, उसने भी मुझे अभी आके दे दी थी। तो टेक्निकली मुझे इन दोनों बच्चों ने पैसे नहीं दिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब अंत में, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे अभी जो पैसे नहीं मिले हैं वो है 3,000 रुपए। मैं ये कह सकता हूँ इसने 1,500 नहीं दिए, इसने 1,500 नहीं दिए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? ये कह सकता हूँ, आप कहोगे हाँ। और मैं चिल्लाकर ये भी कह सकता हूँ कि मेरी जेब में
सब्सक्रिप्शन है जो मुझे एडवांस में मिला है, मैं ये कह सकता हूं। कितना? 2000 रुपए। तो आ रही है आपको बात समझ में? तो बच्चों पहले मैंने आपको ये चारों बातें ब्रेक करके अलग अलग समझाई थी, बट एक्चुअल स्टोरी जब होगी, जब सवाल आप देखोगे धीरे धीरे, तो वो एक ही स्टोरी में चारों बातें या तीन बातें इस तरह से डाल देता है। तो पहले मुझे आपको इसीलिए स्टोरी समझानी नेसेसरी लग रही थी और आपको समझना चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो। तो अब आप अगर इस स्टोरी को बड़े ध्यान से देखो तो मैंने इसमें सारी बातें आपके सामने रख दी। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति कैश अकाउंट बनाए या कैश बेसिस फॉलो करे तो वो क्या कहेगा? मैं इस हाथ से लेकर इस हाथ के बीच की बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि चलो कितने रुपए मिले, काउंटिंग करते हैं। वो कहेगा 1000 रुपए ये मिले, 1500 ये मिले, ठीक है। इसने तो चलो खैर पैसे दिए नहीं, फिर इसने दिए 1500, 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 इसने दिए 1500। अच्छा, इन दोनों ने पैसे दिए नहीं, क्रॉस, और इसने दिए 2000। तो जो व्यक्ति खाली रिसिप्ट देख रहा होगा, कैश का मतलब हो गया, वो तो खाली ये देख रहा है कि कितना पैसा मिला साहब, कितना पैसा आया, वो तो कैश देख रहा है, कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। तो उसकी अकाउंटिंग में दिखाता हूं, वो तो कहेगा 1000 रुपए मिले प्लस 1500 रुपए मिले प्लस ये बॉक्स वाला तो कुछ देगा नहीं। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 लोगों ने 1500 1500 1500 1500 दिए, तो मैं 1500 इंटू 6 इकट्ठे लिख देता हूँ, प्लस 2000 ये मिले। तो अगर आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार अपने आप, बिना मेरे किसी कंपल्शन या फोर्स के, कि अगर जो आदमी ये काउंट कर रहा हो कि कितना रोकड़ा मिला या कितना कैश मिला, अगर वो ये काउंट कर रहा हो, तो मैं टोटल कर लेता हूं, उसका आ रहा होगा टोटल, वो तो ये कह देगा कि कुल मिलाकर 13,500 रुपए कैश मिला। वो तो ये कहेगा कि टोटल कैश रिसीव्ड जो है वो 13,500 है। वो तो ये कह देगा कि भाई देखो, गिन लो, मैं दोबारा गिनवा रहा हूं बच्चों, देखो 1000 रुपए ये मिला कैश, 1500 ये मिला, अच्छा उसके बाद 1500 1500 1500 1500 1500 1500 ये मिला, और 2000 उसने एडवांस एक्स्ट्रा और दे दिए, तो ये मिला। इन दोनों ने पैसे दिए नहीं, तो वो तो कह देगा कि साहब मुझे इतने रुपए टोटल मिल गए, वो तो ये कह देगा। बट क्या हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि हमारे को जितना कैश मिला है टोटल वो हमारी इनकम है? क्या हम ये कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझो और बड़े ध्यान से देखो, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस साल की इनकम नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें दो बातें भी दिखा रहा हूं आपको, ऐसी चीजें हैं जो इस साल की इनकम नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, देखो ये 1000 रुपए, क्या ये मेरे क्लास 12th की इनकम है? मुझे मिली तो आज है, पैसे तो मिले हैं, लेकिन क्या ये इनकम है 12th की? ये सोचना है आपको, क्या ये हमारे क्लास 12th की इनकम है? आप कहोगे नहीं, ये इनकम तो हमारे पिछले साल 11th की है। तो टेक्निकली इसमें से, इस टोटल कैश में से, मुझे ये पिछले साल के जो ये 1000 रुपए मिले हुए हैं, क्या इसे हटाना नहीं चाहिए? आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो कि भाई मैं कह रहा हूं मुझे टोटल मिलाकर 13,500 रुपए मिले, टोटल मिलाकर 13,500 रुपए मिले, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सर वो पैसे जो मिले हैं वो इस साल की इनकम नहीं है? इनकम तो हमें 12th की देखनी है ना। तो ये 1000 रुपए तो 11th के पैसे हैं। हाँ, मिले अभी हैं वो अलग बात है, लेकिन ये फीस तो 11th की है ना। तो मुझे क्या इस 1000 रुपए को हटाना नहीं चाहिए? तो आप बिल्कुल मानोगे मेरी बात और आप खुद भी ये सोच रहे हो, हाँ सर इसे हटाना चाहिए 1000 रुपए को। तो इसी तरह देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, हटा दिया, ठीक है। तो ये बन गए, अब एक तरह से ये बन गया 12,500। अच्छा, लेकिन अभी भी एक और चीज देखो, ये 2000 रुपए ये मुझे मिले तो आज हैं, ये मुझे पैसे तो आज मिले हैं, पर क्या ये मेरी क्लास 12th की इनकम है? सोचो, इज दिस माई क्लास 12th इनकम? क्या ये मेरी क्लास 12th की इनकम है? आप कहोगे नहीं सर,
ये तो आपके ग्रेजुएशन की इनकम है, वो तो बच्चे ने जल्दी दे दिया। तो ये 2,000 रुपए हमारे इस साल की थोड़ी ना इनकम होगी, तो इसे हटाना नहीं चाहिए क्या? बोलो, क्या टोटल कैश जो हमें मिला उसके अंदर ये 2,000 रुपए मुझे हटाने नहीं चाहिए क्या? आप कहोगे हटाने चाहिए, क्योंकि ये इस साल की इनकम है ही नहीं। तो ये 2,000 रुपए हमें हटाने चाहिए, बिल्कुल हटाने चाहिए। तो अब ये हमारा बन गया 10,500, क्योंकि ये 2,000 भी हटाने चाहिए, तो ये लो, ये भी काट देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब तीसरा पॉइंट सुनो भाई। मुझे इस बच्चे ने, बॉक्स वाले ने, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने पेन रख रखा है, इस बच्चे ने मुझे पैसे नहीं दिए, देखो क्रॉस, पैसे नहीं दिए, तो इसका अमाउंट कैश की काउंटिंग में तो आया नहीं, क्योंकि इसने इस साल तो कुछ दिया ही नहीं। पर हम तो ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, यही देखते हैं ना कि हमारी इस साल की इनकम कितनी है। तो इस बच्चे ने, बॉक्स वाले बच्चे ने, हमें 12th के पैसे अभी नहीं दिए, चलो मान लिया वो कैश की काउंटिंग में नहीं आया, मान लिया, पर एक्चुअल में तो ये हमें पैसे पहले दे चुका ना। टेक्निकली तो हमने इससे 12th की फीस मिल चुकी है, वो अलग बात है कि पहले दी उसने, लेकिन इस बच्चे की 12th की फीस हमें मिल तो चुकी है ना। एक तरह से ये मेरी इनकम तो होनी चाहिए ना भाई। पैसे जल्दी मिल गए उससे क्या फर्क पड़ता है, इनकम तो इसी साल की है ना, इनकम तो पिछले साल की नहीं है ना, इनकम तो ये मेरे क्लास 12th की ही है ना। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस 1,500 रुपए को हमें इस साल की इनकम में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये 1,500 हमें मिले नहीं हैं इस साल, बट इनकम तो हमारे क्लास 12th की ही है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस 1,500 रुपए को हमें अपनी इनकम में जोड़ लेना चाहिए, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये 1,500 हमें मिले नहीं हैं, परंतु हैं तो क्लास 12th के ना। आप ये देखो, क्या ये क्लास 12th की इनकम नहीं है? बिल्कुल है, तो इन्हें जोड़ना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये दोनों बच्चे क्रॉस वाले, बड़े ध्यान से सुनना साहब, इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, हम कह रहे हैं हमें पैसे नहीं मिले, तो हमारी कैश की काउंटिंग में इनका पैसा तो नहीं आया है ना, हमारी कैश की काउंटिंग में इनका पैसा तो नहीं आया। लेकिन क्या ये बच्चे जो मेरे को पैसा देंगे, अभी नहीं मिला लेकिन मिल तो जाएगा ना, मतलब ये मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, या कह लो ये मेरे एक्रूड इनकम है, तो ये मेरी इनकम तो इसी साल की है ना भाई। अभी बस पैसे नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले, लेकिन मिल तो जाएंगे ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये बैड डेट हो गए, मिल तो जाएंगे ना भाई। ये अभी तक नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है अगले साल दे दें, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, कभी ना कभी तो दे ही देंगे ना। तो इन दोनों बच्चों ने जो अपने पैसे अभी तक नहीं दिए, तो बस वो मेरी कैश की काउंटिंग में नहीं आए, पर ये थोड़ी ना कि ये मेरी इनकम नहीं है 12th की। भाई मैंने इसको पढ़ाया, इससे फीस मिलेगी, आगे मिल जाएगी, मेरी इनकम तो है। मैंने इसको पढ़ाया 12th में, मुझे फीस मिल जाएगी, मेरी इनकम तो है। तो इन दोनों बच्चों के जो 3,000 रुपए हैं वो कैश की काउंटिंग में नहीं आए, वो अलग बात है, परंतु हैं तो ये इसी साल के बच्चे ना 12th के, तो इनकी इनकम है तो इसी साल की ना जो मैं कमाऊंगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इन दोनों बच्चों के 3,000 रुपए हमारी इसी साल की इनकम है, हमें जोड़ लेना चाहिए? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो इसी साल की इनकम है, यही कहोगे ना आप। तो अब आप देखो कि कहीं ना कहीं जब हमें इनकम फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो इन चारों का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो टेक्निकली जो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक जब हम कहते हैं कि हमारी 12th की इनकम होनी कितनी चाहिए, तो पता है वो कितना आंसर निकलेगा? एक बार इसको सॉल्व अगर आप करोगे, तो ये सॉल्व करके अब हमारा आंसर बनेगा 15,000 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे कैश तो 13,500 मिला था भाई, ऐसे कैश काउंट करा था तो 13,500 मिला था, बट मेरी इनकम बच्चों 15,000 है, क्योंकि इनकम हमेशा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर चलती है। वो कैश बेसिस नहीं देखती कि पहले मिले कि जी बाद में मिले, वो ये कहती है कि इनकम होनी कितनी चाहिए।
तो इनकम होनी चाहिए 15,000 रुपए। तो इसमें आप देखो कि चारों पॉइंटों का रोल होता है, इसीलिए पहले मैंने आपको ये 4 पॉइंट समझाए थे कि ये होते क्या हैं। तो मेरी इनकम 15,000 होनी चाहिए। ओ माय गॉड सर, अब हम समझे कुछ कुछ। अच्छा, अब आपको एक शॉर्टकट सिखाऊं इसका। मुझे पहले से पता था, आधे घंटे पहले ही पता था कि आंसर ये है। तो सर फिर आपने इतना बड़ा क्यों करा सर? प्लीज हमें भी शॉर्टकट सिखाइए ना सर। इसको निकालने का एक तरीका है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार आप बच्चे काउंट करोगे कि मैं 12th में कितने बच्चे पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, अभी काउंट करते हैं। एक ये सींग वाला एक ये बॉक्स वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सर्कल वाला 9 और 10। कुल मिलाकर मेरी 12th में कितनी स्ट्रेंथ है? मेरे पास कितने बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। और पर बच्चे की मेरी 12th की फीस कितनी है? 1500 रुपए है। तो मुझे तो पहले ही पता था, आधे घंटे पहले, कि मेरी 12th की इनकम 15,000 होनी चाहिए। ये मैं पहले से जानता था। सर क्या सर, ये आप पहले बताते ना सर। लेकिन कई बार ये सवाल वाला देता नहीं है, ये छुपा देगा, वो बताएगा ही नहीं कितने मेंबर हैं। तो फिर हमें थोड़ी सी गधा मजदूरी ये बड़ी वाली करनी पड़ जाएगी। अच्छा, तो ये स्टोरी है बच्चों पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन की। अब ये आप श्योरिटी रखना, कभी भी आप सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को डीपली अगर समझना चाहो तो ये पूरी कमेंट्री दोबारा से सुन लेना। इसमें मैंने आपको चारों मेन पॉइंट्स, उनका कॉन्सेप्ट, और क्यों हम कैश के अंदर इन्हें घटा रहे हैं इन्हें जोड़ रहे हैं, वो लॉजिकली समझाया कि भाई ये जो हम घटा रहे हैं ये हमारी इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हटा रहे हैं। और ये दोनों जो हम जोड़ रहे हैं ये हमारी इसी साल की इनकम है, इसीलिए जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ना कि कैश कॉन्सेप्ट। कैश तो कह देगा बस सीधा सीधा जितना मिला उतना ले लो, पर वो गलत है ना, वो इनकम थोड़ी ना है हमारी। इनकम जो है वो होती है कि हमारी 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो देखो क्रॉस टैली भी हो गया। 12th में अगर मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं और 1500 रुपए मेरी फीस है, तो 12th की इनकम 15,000 ही तो होनी चाहिए ना, और वो वैसे भी आ गई। तो एक्चुअल में ये पूरी एक स्टोरी होती है जो हमें समझनी पड़ती है। अब स्टोरी के बाद बच्चों हमें लेजर अकाउंट बनाकर अपनी बात को सम अप करना है। तो अब आप एक हेडिंग डालना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैं आपको अब सारी बातों को सम अप करवाता हूं, जो मैं कह रहा था दूसरा तरीका। तो हम अब एक लेजर बनाएंगे और लेजर बनाकर आपको ये बताएंगे कि कैसे लेजर के अंदर सब कुछ कवर बातें हो जाती हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो आप 8 लाइनों का एक लेजर का ढांचा खींच लो, लगभग 8 लाइनों का। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और ये हो गया हमारा ढांचा, ठीक है। बाकी आप इसके ऊपर एक छोटा सा एरो डाल के बादल में लिख सकते हो। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक तरह से, ये हम क्या है, इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू कह सकते हो आप, क्लियर मॉडिफिकेशन के हिसाब से। अच्छा, अब बच्चों देखो, एक सिंपल सी चीज आपको पूछता हूं पहले, और मुझे उम्मीद है आप बता दोगे। मान लो मुझे कोई इनकम रिसीव हुई, किसी भी दिन मुझे इनकम रिसीव हुई यहां पर। उसकी जर्नल एंट्री एक बार सोचो, आराम से बैठ के उसकी जर्नल एंट्री सोचो एक बार, बहुत सिंपल। कि मान लो लिखा है रेंट रिसीव्ड, या लिखा है कमीशन रिसीव्ड, या कुछ भी लिखा है इनकम रिसीव्ड, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? देखो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, टू इनकम अकाउंट, है ना, यही जर्नल एंट्री करते हैं इनकम मिलने पर। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो अगर मैं अब कहूं आपसे कि इस जर्नल एंट्री की इनकम अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करो, इस जर्नल एंट्री की इनकम अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करो, तो आप इनकम अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाओगे, है ना, और आप क्या लिख दोगे? बाय कैश अकाउंट, यही लिखोगे ना, बाय कैश अकाउंट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बाय कैश अकाउंट। तो आपको कैश अकाउंट दिख रहा है ना लिखा हुआ, मैं कैश अकाउंट ही लिख रहा हूं। हाँ सर दिख गया, बाय
कैश अकाउंट, क्योंकि एनपीओ वालों के कैश अकाउंट पर तो हमने चादर चढ़ा दी थी और उनको क्या बोल दिया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपने इस एंट्री की पोस्टिंग क्या कर दी, ये कर दी। तो इसको समझ गए, मतलब ये क्या लिखा आपने, ये आपने एक तरह से लिखा कि आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, है ना। तो जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद क्या होता है, बस उसके बाद हम बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और ईयर के एंड पर हम इस इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं सर, ईयर के एंड पर इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, क्रेडिट साइड पर। तो ये एंट्री करते हैं। भाई किसी भी इनकम की यही दो एंट्रियां होती हैं, पहले उसको रिसीव करा, फिर उस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। तो एंट्री बन गई इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस जर्नल एंट्री की इनकम अकाउंट में पोस्टिंग करो, तो आप कैसे करोगे, आप इनकम अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिख रहा हूं बच्चों। हाँ सर, हमें दिख रहा है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिख रहे हो, है ना। तो ये हमारी क्या है, एक प्रकार से कि हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक तरह से, है ना। तो बस आपको पता ही है कि एनपीओ वाले पीएनएल अकाउंट पर चादर चढ़ाकर क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये एंट्रियां जो हैं सबसे सिंपल क्लास 11th वाली, मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी इनकम अकाउंट के अंदर, यही होगी ना। अच्छा, अब आता हूं जी, जो आपको आज 4 कॉन्सेप्ट सिखाए। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने आपको लिखवाया था, ये क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। लिखवाया था कि नहीं, चेक कर लो। अब आप ये बताओ कि एसेट के ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं लेजर अकाउंट में। फर्ज करो कि आप एक लेजर अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आप एक एसेट अकाउंट बना रहे हो, जैसे 11th क्लास में मशीन अकाउंट बनाते थे। तो आप ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, सर डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो एसेट का, सर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस सीडी। ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि ये तो आपने 11th में ही सीख रखा है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मैंने एसेट बादल में इसीलिए बनवाया था क्योंकि अब जब मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाले, कौन से वाले सर, बिगनिंग वाले यहां लिखूंगा तो आप चूप अटैक नहीं करोगे। और जब मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाले, यानी क्लोजिंग कह लो, एंड वाले यहां लिखूंगा तो आप चूप अटैक नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे सर, हम तो करेंगे चूप अटैक। करके दिखाओ, अभी आपके 2 थप्पड़ गाल पे लगेंगे अगर चूप अटैक करी तो। क्योंकि जब आपने ये लिख लिया कि ये एसेट है, तो साहब एसेट का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड पे लिखोगे ना, एक तरह से टू बैलेंस बीडी की तरह, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी की तरह यहीं क्रेडिट साइड पे लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए। तो साहब एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में ही तो लिखोगे ना, तो इसमें आप चूप अटैक कर ही नहीं सकते। अच्छा, और दूसरी चीज क्या सिखाई थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पर क्या बादल बनवाया था, सर लायबिलिटी, ये बादल बनवाया था। समझ गए सर, बस अब आप क्या करने वाले हो समझ गए, आपसे पहले ही समझ गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या बताई थी, लायबिलिटी ना। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, सर क्रेडिट साइड पर। वेरी गुड, अब आप अपने आप आंसर समझ गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग वाला, तो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
का क्लोजिंग मतलब एंड वाला बैलेंस कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। तो बेसिकली ये लेजर अगर जिसने बनाना सीख लिया, और हर लेजर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्चुअली वे में लिखा गया, ऐसा नहीं कि रट लिया, मैंने हर 6 की 6 बातों का आपको लॉजिक दिया कि वो कहाँ से लिखी जा रही हैं, तो आप अपने आप सही हो जाओगे। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा तरीका कि हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और उसके अंदर ये 6 बातें ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि भाई बच्चा तो आपकी तरह भोला मासूम है, उसको क्रॉस चेक भी करवाना पड़ता है, तो मैं एक बार अपने इसी उदाहरण को उस लेजर अकाउंट में डाल के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम ये लेजर अकाउंट से कर सकते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास टोटल जो कैश रिसिप्ट थी, जो हमने यहां पर निकाल ली थी 13,500, अगर मैं वो लेजर अकाउंट में लिखता तो मैं कहाँ लिखता, मैं लिखता बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर लिखता, ये फिगर आप मत लिखना, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 13,500 है ना, यहाँ लिखता। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग जो फिगर थी, यानी ये वाली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये 1500 रुपए वाली, ये फिगर आप कहाँ लिखते, यहाँ लिखते 1500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाले, यानी कि जो ये वाली फिगर है एट द एंड वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 रुपए, ये आप कहाँ लिखते, ये आप यहाँ लिखते। और अगर आप फिर इन तीनों को जोड़ लेते तो ये टोटल आ जाता 18,000 रुपए, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो टोटल आ गया 18,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड जो है, यानी कि एंड वाली ये फिगर 2000 की, ये आप कहाँ लिखते, यहाँ लिखते 2000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो ये आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग वाले, यानी कि बिगनिंग के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाली फिगर 1000, ये आप कहाँ लिखते, ये आप यहाँ लिखते 1000। तो अब आप खुद देखो, अगर आप ये लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करते तो ये सब लिख लेते, ये 18,000 है टोटल, और ये फिगर लिख लेते, और मैं आपसे पूछता बच्चों काइंडली फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम, कि काइंडली फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम, तो ये फिगर जो है आपकी एक बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाती है ना, ये फिगर आपकी एक बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाती। तो 18 में से 1 हटा दो, 2 हटा दो, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी बचती, 15,000 बचती कि नहीं बचती। तो मैं जो है ऐसे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके भी अपना प्रेजेंटेशन या अपना आंसर निकाल सकता हूं। तो मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट आपको इस लेजर में भी दिखा दिया। तो क्लियर हो गया लेजर भी। और अब आ जाओ इसके बाद लास्ट तरीके पर, थर्ड तरीके पर, जो है तो सबसे वाहियात, लेकिन स्कूल की टीचर सबसे पहले वहीं से शुरू करती है और बच्चा जो है माथा पीटता है कि हे भगवान ये सब्सक्रिप्शन टॉपिक कितना मुश्किल है। अब टीचर वाला फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में एट एंड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ब्रैकेट में एट बिगनिंग वो लिखा माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग वो लिखा माइनस में, माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड वो लिखा माइनस में। तो ये आंसर आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसको मैंने ये भी बताया था कि आप डायरेक्टली वैसे भी कैसे निकाल सकते हो। एक बादल में शॉर्टकट या क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, मैंने जैसे 12th क्लास में 10 बच्चे पढ़ाए थे, इनटू
फीस पर मेंबर, और हर बच्चे की फीस थी 1500, तो मैंने 15,000 ऐसे भी क्रॉस टैली कर लिया था। तो हो सकता है बच्चों आपके स्कूलों में या आपके दिमाग के अंदर सीधा ये घुसा दिया जाता है, तो बच्चा जो है छत से कूदने को राजी हो जाता है कि भाई ये है क्या, ये चक्कर क्या है। अब इसका भी चक्कर सुनो, देखो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो बच्चों को प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले की तरह। अगर आप इसको ध्यान से समझो, ये मैंने लेजर में से चुरा लिया। सर क्या कह रहे हो, कैसे? अब देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 13,500, ठीक है, तो ये फिगर आ गई 13,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 3,000 रुपये, तो ये फिगर आ गई 3,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग 1,500 रुपये, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ये फिगर आ गई 1,500 रुपये। यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखी हुई तीनों चीज़ें हमने जोड़ ली, तो ये तीनों जुड़कर बन गए 18,000 रुपये। ये तीनों जुड़कर बन गए 18,000 रुपये माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो कह रहे इसे माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को, तो 1,000 रुपये माइनस, तो ये फिगर बन गई 1,000 रुपये। तो ये डेबिट वाला माइनस, फिर से माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कह रहा है 2,000 भी माइनस कर दो, तो ये फिगर बन गई 2,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई बनाया जा सकता है आपको कि भाई इसी लेजर से चुरा कर एक फॉर्मूला बना दिया और बच्चे को कह रहे हैं कि इसे ले लो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, और ये घटा दो और ये घटा दो। तो जब हमने लेजर बनाया था तो यही तो करा था, वैसे भी तो यही मैथमेटिक्स होती है कि हमने इन तीनों को जोड़ के कहा 18,000, और 18,000 में से ये 2,000 माइनस कर दिया, ये 1,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर 15,000 बच गई। तो वो ये कह रहा है देखो ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले से आंसर 15,000 आ गया। तो बच्चा जो है वो डायरेक्टली ये रटता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको तकलीफ लगती है। बट आप ये लिख लेना, अब हमारे पास तीनों हथियार तैयार हैं। हम ऐसा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम ऐसा लेजर से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको स्टोरी तो समझाई दी फुल कॉन्सेप्चुअल कि क्या होता है। तो एग्जाम के लिए हमारे पास लेजर भी है वैसे तो, और फॉर्मूला भी है। तो ये होता है बच्चों हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन सब्सक्रिप्शन का जो हमें करना था। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करना था, इसके सवाल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने साथ खुद करवाऊंगा।